बलूचिस्तान के अंदर 4-5 ज़िलों में गया तो मुझे वहाँ से ये इतलात मिली थी कि बलूचिस्तान के MPs पे दबाव डाला जा रहा है कि वो इस्तीफे दें। इस तरह की वाइब्स हैं कि जैसे कि कोई कुव्वत ये कोशिश कर रही है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये सिस्टम या असेंबलियाँ लपेटी जाएं। लाडले को कोई जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। कोई ना अहल होकर भी सुरखरू है और कोई अहल होकर भी शर्मिंदा फिर रहा है। सऊदी अरेबिया जाके उनके घुटने गोडे पकड़ता है, मुझे बचा लो। हम करप्ट नहीं है। 5 जजों वाले बेंच को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, वो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जिसका 2017 में पाकिस्तान को सामना रहा, 2018 के आगाज में भी सियासी उफक पर इसी गैर यकीनी के गहरे बादल छाए हैं। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक बहुत से खदशात का इजहार किया है। एहसन इकबाल साहब का कहना है कि कोई कुव्वत मार्च में सेनेट इंतखाबात के इनेकाद से पहले ही निज़ाम को लपेटना चाहती है। सवाल यह पैदा होता है कि बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से सेनेट इंतखाबात क्या मुतासिर होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में जारी सियासी बहरान से क्या ताल्लुक है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के लिए डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की सरबराही में बनने वाली अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से दी गई डेडलाइन भी आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। कल मल्टी पार्टी स्टीयरिंग कमेटी आइंदा का एक्शन प्लान तैयार करेगी और आज हम बात करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में जो मौजूदा सियासी हालात हैं इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस उसका एक्शन प्लान क्या होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि मौजूदा सियासी बहरान पर एहसन इकबाल साहब ने किस तरह से तबसरा किया है हमारे इंटरव्यू में, वो सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कुछ ऐसे इशारे हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिससे लगता है कि मुल्क के अंदर एक तसादुम की, मुल्क के अंदर महाजराई की, मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोई कोशिश जारी है। पिछले हफ्ते मैं होकर आया हूँ बलूचिस्तान और बहुत मैंने तूल अर्ज़ का दौरा भी किया। बलूचिस्तान के अंदर 4-5 ज़िलों में गया तो मुझे वहाँ से ये इतलात मिली थी कि बलूचिस्तान के MPs पे दबाव डाला जा रहा है कि वो इस्तीफे दें या वो किसी किस्म की अदम एतमाद तहरीक करें। मैंने यकीन नहीं किया था जब ये MPs ने आपको बताया कि दबाव डाला जा रहा है। जी, मुझे बताया गया। ये कहाँ से? लेकिन अब ये जब अदम एतमाद की डेवलपमेंट हुई तो मुझे यकीन हो गया कि उसमें सच्चाई थी। इस वक्त ये महसूस किया जा रहा है, इस तरह की वाइब्स हैं कि जैसे कि कोई कुव्वत ये कोशिश कर रही है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये सिस्टम या असेंबलियां लपेटी जाएं और सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो होने से रोके जाएं। जी एतजाज साहब, आपने सुनी गुफ्तगू एहसन इकबाल साहब की जो कि खदशात का इजहार कर रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात से पहले कोई कुव्वत निज़ाम को लपेटना चाहती है। आप उनकी राय से इत्तफाक करते हैं? क्या वाकई निज़ाम को ऐसा कोई खतरा है? देखिए, मुझे तो हैरत हुई कि ये पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बोल रहा है। ये तो इस तरह की बात उन्होंने की जिस तरह की गुजरात की कोई बुज़ुर्ग खातून बलूचिस्तान का चक्कर लगा के आई हो और वापस आके बता रही हो बात। भाई वज़ीर दाखिला को तो पता होना चाहिए कोई ऐसी कोई ताकतें, कोई ऐसी कोई साजिशें हैं जो कि ये करना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं। भाई आपको तो पता होना चाहिए। आपके अंदर नीचे तो इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे और कोई नहीं तो IB तो है और वहाँ गवर्नमेंट वो कहते हैं हमें पता है, हम बताएंगे नहीं। नहीं, वो बताएंगे नहीं तो फिर कोई उसका तदारक तो नहीं हो सकता ना। फिर मैं कोई एकेडमिक सवाल पे तो बात नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा। फिर तो बहस ख़त्म है। फिर जो उनके साथ होता है, हो रहा है या होगा, होना जा रहा है, जो ये कहते हैं कि जानते हैं और उसके हाथ इनके अपने बंधे हुए हैं, ये डर और खौफ के बायस ना उसका नाम ले रहे हैं। मुन्ने का अब्बा लगे हुए हैं। नाम लो भाई। ये कोई आप मशरकी या साउथ एशियन
तहजीब की और ख़ातून तो नहीं हो कि नाम नहीं ले सकते, नाम लो उनका जो साजिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर इस तरह की बातें करेंगे तो दो बातें हैं, दो पहलू हैं। एक तो ये बोगी क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो नज़र नहीं आता कि सेनेट के इलेक्शंस यहाँ नहीं होंगे। सेनेट के इलेक्शंस होंगे, होने चाहिए, होंगे, और वक्त मुकर्रर पे पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस भी। पर ये जो कर रहे हैं वावेला, एक तो ये है कि ये पेशबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको रूहें नज़र आ रही हैं, रूहें जो हर अलमारी, हर पर्दे के पीछे इनको इनके खौफ और इनके इन अंदेशों के बायस रूहें नज़र आती हैं। एजाज साहब, ये वो रूहें तो नहीं जिनका मरियम नवाज ने 120 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद जिक्र किया था, वो जो नजर नहीं आते, या ये कोई और नहीं? तो वो नजर नहीं आते। तो ये तो उन्होंने कहा था कि हमारे इतने बंदे उठाए गए। कहा था कि नहीं कहा था कि हमारे इतने बंदे उठाए गए? वो कौन से बंदे थे? वो बंदे तो आके बोल सकते हैं कि हमें किसने उठाया, या कम अज़ कम कहाँ रखा गया, किधर रखा गया। ये सब बोगस बातें, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, ये करते हैं। ये या तो इनके इरादे खुद हैं इस निज़ाम को ख़राब करने के, अपनी टांगों पे कुल्हाड़ी मारने के, बिल्कुल हो सकते हैं, खुद इरादे हो सकते हैं। और इरादे इसलिए कि ये मज़लूम बन जाए, और ये इनके ऊपर जो मुकदमात बने हुए हैं, वो हुदैबिया की मैं अलहदा बात करूँगा, जो एक छूट मिल गई है, जो इनको एक छूट मिल गई है, पर इनके ऊपर मुकदमात, जो इनके ऊपर मुकदमा है मिसाल एवनफील्ड फ्लैट्स का, 1.5-2 साल से कौम भी, पब्लिक भी, अवाम भी, अदालत भी, JIT भी, हर एक ये इंतज़ार कर रहा है, इनको मौका दे रहा है कि ये मनी ट्रेल बता दें। ये तो इन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। अब ली किस पैसे से हैं, वो कहाँ से पैसा आया, वो को कतरी ख़त से तो काम नहीं बनेगा। वो तो मनी ट्रेल, वो तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, पैसा कितना गया, कहाँ से गया, सऊदी अरब से गया अगर लंदन, तो बैंक अकाउंट दिखाएं किस दिन वो ट्रांसफ़र हुआ, किस दिन ट्रांसफ़र हुआ। कोई गधों और ऊँटों पे लाद के कैश तो नहीं ले गया ना, पाउंड स्टर्लिंग, और वहाँ बैंकर के सामने रख दिया ढेर बना के, एक पहाड़ बना के, और कहा कि ये गिनते जाओ। और मैं इस तरफ आऊंगा साहब, लेकिन मियाँ साहब भी कहते हैं कि मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं, जो साजिशें हो रही हैं उन पर मैं, अगर वो ना रुकी, पर्दे के पीछे जो चल रही हैं, तो मैं सारे राज खोल दूंगा। एहसन इकबाल साहब भी यही बात करते हैं कि मुझे पता है, बताऊंगा नहीं। तो इससे नून लीग क्या पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है? क्या ऐसे बार्गेन चिप के तौर पर यूज करना चाहते हैं कि हमें इस तरह से डराया धमकाया ना जाए? कोई फायदा उठाना चाहते हैं, या फायदा होगा बतौर सियासी कारकुन? आप क्या समझते हैं? फ़ायदा जो उठाना चाहते हैं वो ये कि हुकूमत में रह के भी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं। हुकूमती वोट भी जो हुकूमत के साथ अमूमी जाते होते हैं वो भी लेना चाहते हैं, जो अपोजिशन के वोट हैं वो भी लेना। इनकम्बेंसी फैक्टर इनके ख़िलाफ़ जाता है। पर ये करते क्या, आप देखें, वफाकी हुकूमत इनकी है, पंजाब हुकूमत इनकी है, बलूचिस्तान हुकूमत इनकी है, 5 गवर्नर इनके मातहत हैं, नवाज शरीफ के मातहत 2 वज़राए आज़म हैं, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के 2 सदूर उनके मातहत हैं। पॉलिटिकली, सियासी एतबार से, आइनी एतबार से नहीं। वो ममनून हुसैन और जो सदर है खान साहब आज़ाद कश्मीर के, मसूद खान, तो ये वज़ीर ख़ारजा इनका, वज़ीर दाखिला इनका, वज़ीर ख़जाना इनका, वज़ीर इतलात इनका, वज़ीर कानून इनका, वज़ीर दिफा इनका, वज़ीर तिजारत और कॉमर्स इनका, वज़ीर रेलवे इनका, हर चीज़ इनकी है, इनके हाथों में है। वो इकबाल ने कहा था हवाएं इनकी, फ़िज़ाएं इनकी, समुंदर इनके, जहाज़ इनके, गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर, भंवर है तकदीर का बहाना। ये तो एक बहाना बना रहे हैं कि हमारी तकदीर, हमें हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश कौन कर रहा है भाई? आप तो गवर्नमेंट तो आप हैं।
लेकिन एतजाज़ एहसन साहब, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में जो मूव एक हुई है, इस मूव को आप कितना खतरनाक समझते हैं? कोई ख़तरनाक नहीं समझता। वज़ीर आला के अगर उसके साथ MPAs की अक्सरियत नहीं है, अगर उसका वज़ीर दाखिला भी और कलीदी साथी भी छोड़ गए हैं उसको, तो और अगर उसके पास नंबर्स नहीं है तो उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी एक सूबे में। चलो ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ जाएगा? क्या इससे को आसमान गिर जाएगा? एक हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के, हमारे खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ 1900, लेकिन साहब इसे ग्रेटर गेम से ताबीर किया जा रहा है, इसे ग्रेटर गेम कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके सेनेट के इंतखाबात जो है उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है ताकि सेनेट के इंतखाबात ना हो सकें। क्या लीगल पोजीशन क्या है बेसिकली, क्या हो सकते हैं अगर बलूचिस्तान में असेंबली तहलील हो जाती है या इस तरह का कोई सियासी बहरान पैदा होता है? भाई देखो, फर्ज कर लो एक्सट्रीम, सिर्फ ये नहीं कि सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत जाती है, वो तो अगर MPAs नहीं चाहते वहाँ की अक्सरियत तो जाएगी, और फ़र्ज़ कर लो कि उसके बाद कोई हुकूमत नहीं बन सकती, फ़र्ज़ कर लो कि हुकूमत ना बनने की बिना पर असेंबली उस बलूचिस्तान की डिज़ॉल्व हो जाती है, वो बर्खास्त हो जाती है, और असेंबली नहीं है मार्च में जिस वक्त सेनेट के इलेक्शन होने हैं, बिल्कुल वहाँ से आधी सीटों पे इलेक्शन होने हैं, पूरी सीटों पे नहीं, आधे सेनेटर तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर ही रहे होंगे, और बाकी 3 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा, इन 10 का 11 का बाद में इलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई जायका नहीं है, वो बाद में आ जाएंगे। और सेनेट और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के कानून में, आइन में लिखा है कि अगर कोई नशिस्त या नशिस्तें खाली भी रह जाएं और खाली भी हों तो किसी कार्रवाई पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सर अगर क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, तो फिर तो असर पड़ेगा 11 सीटों के ना होने का? नहीं, असर ये पड़ेगा, हो सकता है कि अलिफ जीत जाए और बे को नुकसान हो जाए। जब वो इलेक्शन बलूचिस्तान के हो जाएंगे, वो इलेक्शन भी तो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे, वो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, तो जब वो नए सेनेटर्स आएंगे और बे की अक्सरियत हो जाएगी, तो एक वो बे तहरीक के अदम एतमाद ला सकती है, बे की जमात, और इस इम्बैलेंस को बैलेंस क्रिएट कर सकती है। क्या कुछ आसमान नहीं टूटना? बलूचिस्तान में अनस्टेबल गवर्नमेंट्स रही हैं, वहाँ नून लीग की हुकूमत है, वो अपने अगर MPAs को साथ नहीं रख सकी तो उसमें हमारा क्या कसूर है भाई? चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम एतजाज़ एहसन साहब से पूछेंगे कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस में जो रिलीफ मिला है शरीफ खानदान को, वो उनके लिए किस हद तक फायदेमंद साबित होगा। नैब में जो केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। एतजाज़ एहसन साहब, हुदैबिया पेपर मिल्स केस जिसे शेख रशीद अहमद मदर ऑफ ऑल क्राइम्स कहते थे, उसमें शरीफ खानदान को जो क्लीन चिट मिली है, बज़ाहिर जो मौजूदा बहरान है शरीफ खानदान के लिए, उसमें उनके लिए कितना बड़ा ये रिलीफ है? ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ये तो मुकम्मल रिलीफ है। और मैं समझता हूँ, मैं आपको एक बात बड़ी संजीदगी से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और 50 साल की वकालत मैंने, 50 साल हो गए मुझे वकालत में के शोबे में, प्रोफेशन में। 1967 में मैंने बैरिस्ट्री की थी। पाकिस्तान की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट ने हज़ारा फ़ैसले दिए हैं, हज़ारा, और बड़े अच्छे फ़ैसले भी दिए हैं, कई ज़रा गलत भी हुए हैं निस्बतन, कई ख़ुद उन्होंने अपने उन पे नज़रसानी की है, वो इतने गलत थे कि अदालत ख़ुद मजबूर हुई गलत नज़रसानी करने पे। पर 4 ऐसे फ़ैसले हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में जिनको बदतरीन फ़ैसले कहा जा सकता है। सिर्फ 4 ऐसे हैं मेरी निगाह में।
सैकड़ों में से, हज़ारों फैसलों में से, और वो 4 पहला है, और ये मर्रख भी कहेगा और कानूनदान भी कहेगा और जूरिस्ट भी कहेगा। पहला तमीज़ुद्दीन ख़ान का फ़ैसला कि मुकदमे का फ़ैसला 1954 में जो आया, उसके ज़रिए एक असम्बली जिसको सिंध चीफ कोर्ट ने बहाल किया था, आइन साज असम्बली, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बर्खास्त कर दिया और हुकूमत की अपील तस्लीम कर ली। बिल्कुल। तमीज़ुद्दीन ख़ान। दूसरा फ़ैसला स्टेट वर्सेस 200, वो मुकदमा 1958 का था। 1958 में जब मार्शल लॉ लगा तो चीफ जस्टिस मुनीर ने ये उसमें लिखा, उस फैसले में जो फ़ैसला बराह रास्त मार्शल लॉ की के जवाज़ से मुतल्लिक जो मुकदमा था भी नहीं, उन्होंने ये लिखा कि ए सक्सेसफुल coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government। यानी एक कामयाब इनकलाब के ज़रिए आप आइन की खिलाफ वर्जी करें, आइन को तोड़ दें, तो कामयाब इनकलाब कामयाब है और वो लीगल है। यानी नाकाम इनकलाब इलीगल है, कामयाब हो गया तो वो लीगल है, बिल्कुल। आइन। तीसरा फैसला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला था, बिल्कुल, जिस पे जज साहिबान 4-3 पे स्प्लिट थे 7 जजेस में, और एक जज साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही इस फैसले के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि उनसे गलत फैसला हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था। ये उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने बयान दिया, टेलीविज़न पे भी बयान आया ये वो। और चौथा फ़ैसला मैं समझता हूँ इस तारीख़ का, वो हुदैबिया पेपर मिल्स का फ़ैसला जो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और इसकी वजह मैं बता सकता हूँ आपको। इसकी वजह ये है, और इस फैसले में ख़ुद लिखा है कि हमारे फ़ैसले पे आप कमेंट कर सकते हैं और इसका तजज़िया कर सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और मैं ये ख़ुद फैसले में लिखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये नई जूरिस्प्रूडेंस बन गई है, ये मुमकिन ही नहीं है कानून के तहत कि किसी तफ्तीश के ज़रिए और किसी तफ्तीश के नतीजे में कोई मुकदमा जो है, जो कि ट्रायल नहीं हुआ, वो सिरे से ही फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल केस और क्रिमिनल इल्ज़ाम, रेप का इल्ज़ाम, मर्डर का इल्ज़ाम, चोरी का इल्ज़ाम, डकैती का इल्ज़ाम, खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम, वो ख़त्म कर दिया जाए कि इस पे अब ट्रायल हो ही नहीं सकता, जबकि ट्रायल नहीं हुआ। ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि अदालत अगर फाइनल फ़ैसला दे दे, अक्विट करे या कन्विक्ट करे, उसके बाद जब अदालत फ़ैसला दे दे, ट्रायल के बाद, यानी ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कार्रवाई में नहीं, ट्रायल कोर्ट, फिर वो मुकदमा दोबारा नहीं सुना जा सकता। और यही बात कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वजूहात भी तो इसकी दी हैं, इसकी उन्होंने रीजन भी तो दिए, सॉलिड रीजन। वो वजूहात नैब ने गैर जरूरी तौर पर मुकदमे को लटकाया, जिसकी वजह से ये केस कमजोर हुआ। उसके अलावा कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक कानून उस वक्त मौजूद ही नहीं था जब ये केस बना। और तीसरा वो कहते हैं कि जो अपना इसाक डार साहब का जो इतराफी बयान था वो गैर कानूनी बयान था, जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा कायम हुआ। पहली बात जो आपने की वो ये कि नैब ने कार्रवाई ठीक नहीं की, ये तो बड़ी आसान बात है। फिर जो बाअसर मुल्ज़िम होगा वो पुलिस को और FIA को या नैब को, जो भी तफ्तीशी का इदारा होगा, उनके अफसरान को इन्फ्लुएंस करके, जिस तरह इसमें किया गया, जिस तरह चौधरी कमरुज़्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द नैब इज़ डेड। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बरी हो जाए जो मुल्ज़िम जिसने पैसा चोरी किया है। दूसरी बात आपने की कि दूसरा आपने फरमाया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं था, ये मनी लॉन्ड्रिंग उस वक्त एक्ट 2007 में आया था, कानून मौजूद नहीं था जब ये मुकदमा कायम हुआ था। कानून चोरी का तो था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस तो थे, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट तो था। ये अगर माल चोरी करके, आपकी गाड़ी चोरी करके कोई ले जाए
और वो कहे कि जी 10 साल गुजर गए अब ये कार मेरी हो गई है, तो कार तो नहीं उनकी होती। ये मनी लॉन्ड्रिंग तो एक उस बड़े वाइडर ऑफेंस में एक स्पेशलिस्ट छोटा ऑफेंस बनाया गया। इसका मतलब नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस नहीं थी पहले, उसकी डेफिनेशन वगैरह 2007 में आई होगी, लेकिन ये ऑफेंस पहले भी था कि अगर आप किसी ओहदे पर हैं और खुर्द बुर्द के और डिफेल्केशन और मिस अप्रोप्रिएशन का इल्ज़ाम आप पे लगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर वो तरीका अगर बैंक में से खुफिया अंदाज से आप बाहर ले जाएं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हो जाता है। और अगर और उस पर जाली काम हो, लेकिन अगर आप जाली इस्तेमाल करें, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मेरा आप जाली इस्तेमाल करें जिस तरह काजी फैमिली का जाली इस्तेमाल किया गया, तो वो काफ़ी है, वो ऑफेंस है, जुर्म है। साहब का जो इतराफी बयान है एतजाज साहब, उससे मुताल्लिक क्या कहेंगे? इसाक़दार का इतराफी बयान किसी कॉग्निजेबल है ही नहीं है वो। ये भी एक बड़ी गलत बात मैं समझता हूँ अदालत ने की है, और मुझे इस बात पे खासा दुख है कि ये फैसला मंसूब होगा क़यामत विद ए वेरी गुड जज, अ वेरी बोल्ड जज, काजी फैज़ ईसा उनके नाम से मंसूब होगा, जिस तरह तमीज़ुद्दीन मंसूब होता है चीफ जस्टिस मुनीर के साथ, 200 भी मंसूब होता है चीफ जस्टिस मुनीर के साथ। भुट्टो साहब की जो फांसी का शहीद की फांसी का हुक्म जस्टिस अनवारुल हक और चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक के साथ अमूमी तौर पे अब ये एक बड़े अच्छे जज के नाम के साथ मंसूब होता रहेगा कि जी हुदैबिया के ऑथर जज थे। मैं आपको बताऊं 164 का बयान फ़र्ज़ करो निकाल दें, आप उसमें फ़र्ज़ करो निकाल दें, जो ट्रांजैक्शंस हुए हुए हैं उनको तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और नए एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। नए एविडेंस की ज़रूरत होती है अगर कन्विक्शन बाय कोर्ट आफ्टर ट्रायल एंड अपील या अक्विटल बाय कोर्ट आफ्टर ट्रायल एंड अपील को आप अपसेट कराना चाहें, सेट असाइड कराना चाहें, फिर होता है कि डीएनए नया निकल आया जी ये तो बंदा ही बेगुनाह था जिसको सजा हो गई। क्विकली बताइएगा, क्विकली ऐड कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस पे रिव्यू पिटीशन डालने का फैसला कर लिया है, क्या फिर आप अगर समझते हैं कि ये गलत इसका फैसला आया तो फिर आप भी क्या फरीक बनेंगे, रिव्यू पिटीशन डालेंगे इसके खिलाफ? नहीं, हम तो रिव्यू नहीं डाल सकते, रिव्यू तो वही डाल सकता है जो पहले फरीक हो, और उनके साथ मिलके उनको जो पहले वकील हो, उनके साथ मिलके जो वकील हो। लेकिन ये फैसला मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक कह रहा हूं कि पाकिस्तान की 70 साला तारीख के 4 बदतरीन फैसलों में से एक है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, और मैं इस पे बहस कर सकता हूं, मैं इसको जवाब बना सकता हूं। इसका फौजदारी मुकदमात जायदुल मियाद होते ही नहीं। जायदुल मियाद अगर कोई हुई तो वो दरख्वास्त थी जो नैब ने दी, वो अगर जायदुल मियाद हो गई है तो अदालत को कहना चाहिए था ये जायदुल मियाद है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फौजदारी मुकदमा तो इल्ज़ाम तो बहरहाल वहाँ है। ठीक है, मुझे एतजाज साहब यहाँ एक ब्रेक लेनी है, माजरत के साथ मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम वापस आएंगे तो हम एतजाज साहब से जानेंगे कि अब जो हुदैबिया केस है इसका नैब रेफरेंसेस जो कि शरीफ खानदान के खिलाफ चल रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक मतलब फिर खुशामदीद। एतजाज हसन साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की हुदैबिया केस की और आपने कहा कि यह फैसला दुरुस्त नहीं आया, लेकिन अब नैब में जो 3 रेफरेंसेस चल रहे शरीफ खानदान के खिलाफ उनकी ग्राउंड्स भी तकरीबन वही हैं, मिलती जुलती हैं जो कि हुदैबिया केस की थी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो नैब में जो रेफरेंसेस हैं उन पर किस हद तक असरअंदाज होगा हुदैबिया केस का फैसला? ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। शरीफ ख़ानदान ने ख़ुद पेश करनी है और अभी तक कुछ नहीं पेश किया, एक डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया। एक ऑफशोर कंपनीज़ के मुतालिक, और बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज़, पता नहीं 16 के कितनी ऑफशोर कंपनीज़ और उनके असासों की और असासाजात से मुतालिक, और फिर ख़ुद शरीफ ख़ानदान के अपने असासाजात के मुतालिक जो रेफरेंसेस हैं उन पे बराह रास्त कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो बड़े ठीक अंदाज से उनकी
प्रोसिक्यूशन हो सकती है और नवाज शरीफ ख़ानदान को बहुत मुश्किल उनमें भी पड़ सकती है। पर हुदैबिया में उनको एक बहुत बड़ी छूट मिल गई है, क्योंकि ये एक मुकदमा था जो कि कट एंड ड्राई, ओपन एंड शट केस था। एजाज साहब, जब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई पॉलिटिकल सर्कल्स में कि शायद कोई NRO होने जा रहा है। आपने और आपकी जमात ने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की, काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं, वो कहते हैं कोई NRO नहीं हुआ, और उसी तरह से उन्होंने अदालतों पर और दीगर इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दी जिस तरह वो सऊदी अरब जाने से पहले कर रहे थे। तो NRO वाला तासर तो ज़ाहिर होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? देखें, 3-4 बातें तो बिल्कुल पहले वादे कर लेना जो फैक्ट्स हैं। पहली चीज़ ये आपको मैं बताऊं, अर्ज़ करूं कि जो सऊदी ख़ानदान है, शाही ख़ानदान, उसके पास आजकल कोई वक्त नहीं है किसी के लिए या किसी के घर में और की इस्लाह करने के लिए। उनके अपने घर में इतनी गड़बड़ हुई है, इतने शहजादे गिरफ़्तार हुए हुए हैं, अमेरिकन गिरफ़्तार हुए हुए हैं, इंक्वायरी सब पे चल रही हैं, मोतसब उनका हर एक चीज़ पे देख रहा है। सो उनके पास वक्त नहीं है, ना उन्होंने बुलाया इनको, ना ठहराया इनको। ये बड़ी क्लियर पहली बात। दूसरी बात, ये भी वाक़या है कि दोनों भाई अलहदा जहाज़ों पे गए और अलहदा और वापस आए, एक ही दिन वापस आए, पर अलहदा आए। एक राहील शरीफ के जहाज़ पे गया और आया, दूसरा बड़ा भाई कमर्शियल फ़्लाइट पे गया और आया, कोई खसूसी जहाज़ उसके लिए नहीं आया नहीं। अब तीसरी बात, जो पहला भाई गया जब, छोटा भाई, तो उसने एक कैमरा मंगाया जहाज़ को बोर्ड करते वक्त, और वो PID का कैमरा था, अपना सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक कैमरा, और वो सीढ़ियों पे चढ़ता दिखाया उसको, और सुना है कि वो 4 दफ़ा सीढ़ियों पे चढ़ा और 4 दफ़ा वापस आया, ताकि वो सही मानों में लगे कि जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सीढ़ियाँ चढ़ता था ज़रा तेज़ी से, उस तरह चढ़े। फिर उसको रिहर्सल किया गया, और फिर उस जहाज़ की टेल पे पैन किया गया कैमरा कि ये बताया जाए कि ये सऊदी रजिस्टर्ड तैयारा है। वो तैयारा मैं 7-8 दिन से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, राहील शरीफ का तैयारा था, किसी ने मेरी अभी तक तरदीद नहीं की। और इसकी राहील शरीफ से तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे इनके, वो त्यारा उनका क्यों यूज़ नहीं, नवाज शरीफ के ख़राब थे। शहबाज शरीफ और निसार अली तो रातें मिलते थे आर्मी चीफ को, इनकी कियानी के साथ भी मिलते थे, वे तो ओपन सीक्रेट्स हैं। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ये बड़े भाई के साथ ज़रा बुरे ताल्लुकात थे। जिससे बड़े भाई की लाइन आज काबिल कबूल है, अंदर भी बाहर भी, वो दुरुस्त है, इसका मतलब है वो अंदर इस वक्त मैं नहीं कहता वो है, वो जो बेसिक बात उनके खिलाफ जो आती है ना, वो जो भी कबूल उनको करना चाहता है, वो सऊदी करना चाहे, वो फौजी करना चाहे, वो जो भी वो सियासी करना चाहे, इनको कबूल, छोटे भाई को वो पूछता है इनसे एक सवाल है कि आप ये बताएं, आपके पास वोट आपके पास हैं कि वोट मियां नवाज शरीफ के हैं जो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो वोट आपके हैं कि मरियम के हैं? तो वो फिर इनको सीरियसली नहीं लेते। अब इन्होंने मिन्नत समाजत करके ये गए सऊदी अरब, 4 दिन ये बैठे रहे हायट रीजेंसी में, और इनके साथ किसी ने मुलाकात नहीं की, लेकिन इन्होंने टेलीफोन पाकिस्तान में इस तरह किए, छोटे भाई ने, जिस तरह मैं बड़ा कामयाब दौरे पे हूँ और ये भी मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं। वो छोटे से छोटे माइनर प्रिंसेस उनसे मिलते थे, क्योंकि 8 साल वहाँ गुजारे हुए हैं, वहाँ अलैक सलैक तो है इनकी। तो ये उनको बड़ा बड़ा बना के बोलते थे कि बड़ा भाई बिल्कुल बेचैन हो गया, इस मुस्तरब हो के वो कमर्शियल फ्लाइट पे उड़ के वहाँ गया कि ये क्या हो गया, ये क्या बातें कर रहे हैं। और उसकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ की 15 मिनट की मुलाकात मोहम्मद बिन सुल्तान सलमान क्राउन प्रिंस के वली अहद के साथ हुई है, जो मैं समझता हूँ दुरुस्त बात है, हुई है।
उसमें कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये करो तुम वो करो। इन्होंने अपनी कथा सुनाई है कि हमारे पीछे ब्रेन पड़ गए। यहाँ की सियासत की बात भी कर लेते हैं कि जो लाडलों का जिक्र पाकिस्तानी सियासत में आजकल काफी ज्यादा चर्चा है। ये लाडला है कौन है? नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान लाडला है, इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ लाडला है, और पीपल्स पार्टी कहती है कि दोनों ही लाडले। यहाँ बात लाडले बल्कि अनोखे लाडले की है जो खेलने को इक़्तिदार मांगता है। तो ये लाडला है कौन है बेसिकली, ये क्या चक्कर है? ये दो देखें जहाँ तक तो इमरान खान का ताल्लुक है, उन्होंने तो कुछ लाडलापन अपना होने का, लाडला होने का खुद ही अपने खिलाफ एक शहादत दी, एतराफ़ दी कि अंपायर की उंगली उठने लगी है, उनके हक़ में उठेगी। तो वो और अंपायर उस ज़माने में उनके वक्त में वो GHQ ही था, जहाँ जाके उनकी मुलाकात और ताहिरुल कादरी की मुलाकात हुई राहील शरीफ से। और वो तो ख़ुद अपने आप को एक तरह बता चुके हैं। नवाज़ शरीफ तो लाडला है 1985 से 81 से इस्टेब्लिशमेंट का। जिस इस्टेब्लिशमेंट से मेरी मुराद होती है, मैं कोई इबाम नहीं रखना चाहता कि मेरी किसी उससे मुराद क्या है। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद है फ़ौज और आला अदलिया और आला सिविल सर्विस, सिविल एंड पुलिस सर्विस। पर फ़ौज और आला अदलिया एक ज़्यादा अहम किरदार रखते हैं। 1981-85 से इन्होंने साथ दिया है नवाज शरीफ का। जब मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत डिसमिस हुई तो नवाज शरीफ उनके वज़ीर आला थे, पर आप आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गए और अदालत इनके साथ खड़ी हो गई, जो कि नज़र आया हाजी सैफुल्लाह के केस में के फ़ैसले में जो उसी साल आया। 1990 के इलेक्शन में आप मिर्ज़ा जनरल असलम बेग जो आर्मी चीफ थे और गुलाम इसहाक खान से मिलके आपने वो असेंबली की इलेक्शन रिग की, और इसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो इलेक्शन रिग्ड थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कदम कुछ जाते जाते मुझे आपका एक कमेंट चाहिए होगा, दिलचस्प एक आपका कमेंट मुझे चाहिए होगा कि पहले जिस लाडले की आपने बात की इमरान खान साहब की, वो उनसे मुतालिक आजकल बड़ा चर्चा है उनकी शादी का मीडिया में, और तब्दीली कहा जाता है जो मुल्क में आनी थी वो उनकी ज़िंदगी में तीसरी मरतबा आने वाली है। क्या कमेंट करेंगे? देखें, जहाँ तक मुझे इल्म है ये गालिबन उनके तरफ से एक तर्जुमान ने एक बयान दिया है जिसमें निकाह या शादी से तो इनकार है, लेकिन प्रपोज़ल से नहीं। अब मैं नहीं जानता हूँ वो दुरुस्त है या गलत है, पर जब तक कोई अपनी शादी को खुद तस्लीम नहीं करता, कहता नहीं, ये बातें कुछ चैनल्स भी बड़े गलत लगते हैं बातें करते हुए, म्यूज़िक बजाते हुए। इनको ऐसे करना नहीं चाहिए। ये प्राइवेट लाइफ का मसला है कोई, और प्राइवेट लाइफ जो लेजिटिमेट एंड लीगल है। अगर कोई इलीगल अफेयर हो रहा हो किसी पब्लिक पर्सनैलिटी का, तो वो बताओ, तो चलो फिर भी पर्दा उस पर ना रखो तो कोई जवाब हो सकता है। इसको प्राइवेट लाइफ खान साहब खुद ही अक्सर जिक्र कर देते हैं ना एतजाज़ साहब मुख्तलिफ जलसों में, पब्लिक मीटिंग्स में अपनी शादी का, इसलिए फिर लोग क्यूरियस होते हैं उनकी शादी से मुतालिक। बहरहाल अभी तक तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि शादी हुई है। सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, हमें शो में वक्त देने के लिए। मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर आपने एतजाज़ एहसन साहब की राय सुनी। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।